जिस तरीके से ठीक ब्रिक्स के ख़त्म होने के बाद रूस और चीन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उसको चेतावनी के तौर पे कहा जा रहा है कि ये चेतावनी है इजराइल के लिए, तो ये दो एक्सिस जो हैं वो बिल्कुल बनते हुए दिख रहे हैं, अमेरिका और दूसरी तरफ रूस और चीन। तो ऐसे में क्या ईरान रुकेगा? अगर उसे साथ मिलता है अपने एलाइज का तो शायद वो ना रुके। बिल्कुल, बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात आपने कही और बहुत ही मौजूद सवाल कहा जा सकता है अभिलाषा। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में ब्रिक्स की बैठक हुई रूस के कजान के अंदर, और साथ ही रूस के जो रक्षा मंत्री हैं शोइगु, वो कुछ दिनों पहले तेहरान के अंदर थे। कथित तौर पर बताया जा रहा है कि S-35 जो कि सुखोई 35 लड़ाकू विमान है और उसके साथ साथ S-400 मिसाइल सिस्टम ये रूस देना चाहता है ईरान को। ईरान के पास अगर ये लड़ाकू क्षमता आती है, क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं, अमेरिका की तरफ से लगाई गई पाबंदियां हैं, लेकिन अब जो एक्सेस बन रहा है चीन के साथ, ईरान का स्ट्रेटेजिक पैक्ट है, चीन ईरान की मदद कर रहा है, साथ ही रूस ईरान की मदद कर रहा है और रूस सीधे इस इलाके के अंदर बड़ी हथियार सप्लाई करता है, ईरान को सैन्य तौर पर मजबूत करता है। तो फिर इस बात का खतरा होगा कि क्या ये टकराव अमेरिका और रूस के बीच टकराव होने जा रहा है, क्या ईरान और इजराइल के बहाने सीधे अमेरिका और रूस टकराने जा रहे हैं। ये एक बड़ी जंग का खतरा हम इसीलिए कह रहे हैं कि लगातार अगर लड़ाई चलती रहती है तो हमेशा इस बात का खतरा बना रहता है कि लड़ाई का दायरा कभी भी बढ़ सकता है। छोटी सी घटना भी इस लड़ाई को एक बड़े विश्व युद्ध के अंदर तब्दील कर सकती है। इसीलिए इस पूरे इलाके के अंदर कोशिशें चल रही हैं भारत की तरफ से लगातार। कजान के अंदर जब ब्रिक्स की बैठक हुई तब भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यही बयान सामने आया था कि मैदान जंग से इस तरीके की चीजों के समाधान नहीं निकलते हैं, बातचीत की मेज पर आने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए कि कैसे 7 अक्टूबर 2023 को, जैसा मैंने आपसे कहा कि जब जंग की आग भड़कती है तो उसके फैलने का, उसके बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। जो पूरा मसला है वो दरअसल शुरू हुआ था इस गाजा पट्टी के इलाके से। यहां से हमास के लड़ाकों ने, हमास के आतंकियों ने हमला किया था इजराइल पे। जो कार्रवाई हुई थी वो यहां से शुरू हुई थी, लेकिन आप देखिए कि दायरा कैसे बढ़ता चला गया। उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर कार्रवाई की, इजराइल ने फिर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह पर कार्रवाई की। उसके बाद इस लड़ाई के अंदर हूथी कूदे तो यमन के ऊपर कार्रवाई की। इसके अलावा सीरिया की तरफ से भी उसके अंदर कार्रवाई हुई इजराइल के ऊपर, क्योंकि यहां पर भी कई लड़ाके हैं, कई जो हैं इस तरीके के शिया आतंकी संगठन हैं, तो उनकी तरफ से कार्रवाई हुई। तो इसलिए इजराइल की तरफ से इस इलाके में कार्रवाई की गई। और आज जब हम 1 साल बाद देखते हैं, यानी 7 अक्टूबर 2023 के बाद हुए इस हमले की तस्वीर अगर हम आज देखते हैं, तो इस जंग का दायरा जो इस इलाके से शुरू हुआ था वो आज फैलते फैलते इस इलाके तक पहुंच चुका है। और अब जब आपने जो सवाल किया है कि अगर इसके अंदर, इस युद्ध के अंदर ईरान के साथ उसके पीछे यहां से रूस खड़ा होता है या चीन आता है, तब ऐसे में लड़ाई का डायनामिक क्या होगा, तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर ईरान के जरिए सीधे टकराव जो है वो अमेरिका और रूस के बीच में होता है तो बड़ी जंग का खतरा होगा। अगर चीन इसके अंदर सैन्य रूप से मदद देता है, ईरान के साथ में खड़ा होता है, तो बड़ी जंग हो सकती है। इसमें जो बड़ी भूमिका है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि फिलहाल ये देखना होगा कि तेहरान की तरफ से क्या बयान आते हैं और क्या कार्रवाई होती है। ईरान क्या यहीं रुक जाता है? अगर रुक जाता है तो ये लड़ाई यहां पर रुक सकती है। ईरान भी ये कह सकता है, या जो बैक चैनल्स इस समय चल रहे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस समय जबरदस्त बैक चैनल्स चल रहे हैं, यानी कई मोर्चों के ऊपर बहुत सारे देश जो हैं वो अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, इजराइल से भी कर रहे हैं, रूस जो है वो इजराइल से भी बात कर रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा, कुछ दिनों पहले हमारी चर्चा भी हो रही थी, आपको याद होगा कि मैंने एक रूसी राजनयिक से पूछा था कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू और व्लादिमीर पुतिन के बीच में इस 1 साल के दौरान कोई संवाद हुआ है, तो उन्होंने कहा कि उन दोनों के बीच में भले ही संवाद न हुआ हो, सीधा फोन कॉल न हुआ हो, लेकिन जो इजराइल के राजदूत हैं मॉस्को के अंदर, उनके साथ लगातार हम संपर्क में भी हैं, संवाद में भी हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। तो एक बैक चैनल जो है वो मॉस्को में भी चल रहा है, वो बीजिंग में भी चल रहा है, वो अमेरिका के साथ भी चल रहा होगा कि किसी तरीके से इजराइल को भी रोका जाए और ईरान को भी रोका जाए। क्योंकि अगर ये जंग बढ़ती है तो इसका खतरा पूरी दुनिया के सामने न केवल जंग के रूप में होगा, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिहाज से ये जो 2 गलियारे आपको यहां से जाते हुए दिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण गलियारे हैं भारत के लिए भी। ये ऊर्जा ट्रेड के लिए, ये हमारे सप्लाई का रूट है अभिलाषा, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही ये हमारे यहाँ से जो जाने वाला का एक्सपोर्ट है, उस एक्सपोर्ट का जो गलियारा है ये सुएज नहर के जरिए इस इलाके में जाता है, यानी पूरे यूरोप को होने वाली, अमेरिका को होने वाली जो कारोबारी सप्लाई है वो प्रभावित होती है अगर इस इलाके के अंदर जंग की आग बढ़ती है। तो साथ ही जो सिविल एविएशन का ट्रैफिक है वो बढ़ जाता है। जब भी जंग होती है इस इलाके के अंदर तो जो हमारे माल वाहक जहाज हैं, जो टैंकर्स जाते हैं, उनका इंश्योरेंस बढ़ जाता है, यानी लागत बढ़ जाती है, यानी आपके हमारे घर पे, आपके हमारी जेब पर भी असर पड़ता है अगर ईरान और इजराइल के बीच में ये लड़ाई बढ़ती है। तो इस लिहाज से
ये देखना होगा कि क्या इजराइल को कोई रोकेगा, क्या ईरान को कोई रोकेगा, क्या इसके अंदर बैक चैनल होगा, या अमेरिका की खुली छूट है इजराइल को और वो यहां पर कार्रवाई करता चला जाएगा, या ईरान की तरफ से अब जवाब दिया जाएगा और उसके बाद यहां पर जंग बंदी का क्या कोई माहौल और फार्मूला बनता है। क्योंकि यहां पर जो कुछ हो रहा है इस इलाके के अंदर, यूएन इस समय नाकाम नजर आ रहा है। यूएन एक तरीके से इनएफिशिएंट है, डिसफंक्शनल हो चुका है। ऐसे में रोकेगा तो आखिर कौन? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।